हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस लेक्चर। सो चलिए हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो पार्ट 1 है ये, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, वो हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसे बिगिन करते हैं। सो टाइटल जो आप देखेंगे हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जो टाइटल है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स लाइव हैं, उनके अंदर की जो लाइफ है वो कैसे प्रोसेस करती है, मतलब उनकी जो लाइफ है वो किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से चलती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो लिविंग होते हैं, वो क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है इसे हम लोग इस चैप्टर में ओवरऑल डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो है टॉपिक आपका है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस। सेम चीज़ है एज पर द टाइटल, जैसा टाइटल है उसी तरह यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो वाला है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ होता है। सेल्स जो होती है वो क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट और सबसे छोटी यूनिट जो रहती है वो होती है। बाद में ढेर सारे सेल्स जब एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक जो टिश्यू है वो बनता है। एंड देन टिश्यू जब ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो एक जो ऑर्गन है वो बनता है। देन ढेर सारे ऑर्गन्स जब फॉर्म हो जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितना भी ऑर्गन सिस्टम है उसमें जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सारे ही क्या है हमारे ऑर्गन सिस्टम है। एंड देन तो क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर ये सारे ही सिस्टम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, मतलब एज अ कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं। तभी जो है एक ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ जो है वो चलती रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम जो है उनका क्या होता है, साथ में एक कोऑर्डिनेशन होता है, साथ में ही काम करते हैं। लेकिन क्या होते हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहते हैं, कोई भी किसी के ऊपर ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहता है, लेकिन सबका एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन जो है वो रहता है। फिर यहाँ पर क्या है दूसरा, हम जो अब ये जो सिस्टम्स हमारे काम करते हैं, जितने भी सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, इनकी वजह से क्या होता है, हमें जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, इन्हीं की वजह से, इनके कोऑर्डिनेशन, इनकी वर्किंग की वजह से ही हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। और एनर्जी में क्या है, यहाँ पर आपका जो मेन सोर्सेज आपको एनर्जी में जो प्रोवाइड होता है, जो आपको मिलता है, वो क्या होते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हो गए, फैट्स हो गए एंड लिपिड्स जो है, ये तीन मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, एनर्जी जो है हमें इन्हीं से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से एंड लिपिड्स जो है इनसे मिलती है। तभी जब वो एनर्जी को हमारा जो बॉडी है, सेल्स हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं, और उस एनर्जी को यूज करने के बाद ही क्या होता है, जो ऑर्गन सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है। एंड देन हमारा जो लाइफ प्रोसेस रहता है वो चलता रहता है। सो अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्लांट्स, जैसे कि आपको पता होगा, प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मतलब क्या कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। वो क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। और प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। और उसको वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है एक रिएक्शन है वो होती है, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो रहते हैं वो वाटर को यूज करते हैं ग्राउंड से, एंड देन सनलाइट को यूज करते हैं, एंड देन एयर, ये सारी चीजों को यूज करके क्या करते हैं, वो लोग एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खुद का फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ये चीजें होती हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, ताकत जो है वो मिलती है। वो कहाँ पर मिलती है, वो जैसे आपके प्लांट्स हो गए, जो हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग मोस्टली कंज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, फिर उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड फाइबर्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। सो हम कंज्यूम क्या करते हैं, प्लांट्स जो है उनको मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड। वो हमारा क्या होता है, खाना होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। बाद में हमको उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, फैट्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, लिपिड्स जो है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो एनर्जी है वो मिलती है। ठीक है, हमें क्या होता है, इनकी वजह से एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम प्लांट्स को मोस्टली कंज्यूम करते हैं, मोस्टली कुछ एनिमल्स को भी कंज्यूम किया जाता है, उसी की वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें जो एनर्जी मिलती है, मतलब
अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर 10 ग्राम है, हम कुछ खा रहे हैं तो उसके अंदर 10 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने पर हमको कितनी एनर्जी मिलेगी उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 4.4 kcal एनर्जी जो है वो आपको 1 पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी जो है वो मिलती है। मतलब अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का खाएंगे तो आपको क्या होगा, 4 k कैलोरी जो है आपको क्या होती है वो मिलती है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी एक ऐसा एनर्जी जो है सोर्स, वो बताया गया है कि अगर कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं तो इतनी एनर्जी जो होता है आपको मिलती है। सो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप अगर 10 ग्राम खाएंगे तो 4 10 ये 40 जो है वो k कैल आपको क्या होगी, एनर्जी जो है वो मिलेगी। और आप अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 400 जो है k कैल एनर्जी आपको मिलेगी अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो। इट्स जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन है। सो ये चीज़ है। एंड देन यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है, आपको जो k कैल एनर्जी जो मिलती है, यही एनर्जी क्या होती है आपकी बॉडी जो है वो यूज़ करती है। आपके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं, और यूज़ करके क्या होता है ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम जो है वो अच्छे से फंक्शन करता है। एंड देन इसी की वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें जब अच्छी से चलते रहती है तो लाइफ प्रोसेस जो है ह्यूमन का, मतलब जो इंसान की ज़िंदगी है, ऑर्गेनिज्म की जो ज़िंदगी है वो क्या होती है, एज पर देयर चलती रहती है। तो ये चीज़ें होती है। अब इसके बाद क्या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उसको देख लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो सेकंड टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है आपको पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमको कार्बोहाइड्रेट वगैरह है ये सारी चीज़ें मिलती है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब होता कैसे है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है वो हम इसमें देखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो अभी आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ मिलता है, आप जो भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जैसे आपने राइस खाया या फिर रोटी खाई, दाल खाया, जो भी चीज़ आपने खाई तो उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है उसमें अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको मिल गया, तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है, बहुत छोटी छोटी यूनिट से कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है, छोटे छोटे चीज मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो जॉइंट हुए रहते हैं, तब एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो है बना हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप खाते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, मतलब हजम होता है। कैसे होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे, तोड़ते हैं। हमारी बॉडी जो है क्या करती है, सबसे पहले उसको तोड़ती है। ब्रेक करने के बाद क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में वो ब्रेक कर देगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, उसकी कार्बोहाइड्रेट की एक छोटी यूनिट है। जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज ही क्या होता है, ग्लूकोज को और स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है। मतलब ग्लूकोज पहले एक स्टेप में और टूटता है, फिर एक स्टेप में और टूटता है, एक एक कदम पर क्या होता है ग्लूकोज को भी क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। और जब वो टूट जाता है ग्लूकोज, देन यहाँ पर क्या होता है, उस चीज को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब सेल जो रहेगा, ऑर्गेनिज्म का जो सेल रहेगा वो क्या करेगा, उसको जो भी आपकी बॉडी में सेल प्रेजेंट है वो क्या करता है, उसको यूज करता है। अब इसी को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं। बाद में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो भी आपकी दो टाइप की होती है, एक एरोबिक होती है, दूसरा होती है एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक जो है उसके अंदर, उस रिएक्शन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन जो है उसके प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होती है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बनती है, प्रोड्यूस होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और सेल्स को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन आप आगे इधर पर देखेंगे तो सबसे पहला जो एक स्टेप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है ग्लाइकोलिसिस। एक रिएक्शन जो है वो होती है। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमने क्या किया था, ग्लूकोज को ब्रेक किया था, मतलब तोड़ा था ना। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है, ये कहाँ पर होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर ये जो रिएक्शन है वो होती है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो रहता है हमारा, वो ग्लूकोज को और ब्रेक करते हैं, और ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में उसको कन्वर्ट करते हैं।
मतलब इसको तोड़ करके 2 पायरुविक एसिड जो है वो बनाया जाता है, और वाटर भी रिलीज होता है इस रिएक्शन में, NaDH2 भी रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो मेन यहाँ पर क्या है, हमारा जो पायरुविक एसिड है वो बन जाता है। एंड देन बाद में क्या होता है, यही पायरुविक एसिड क्या होता है, एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिल को ए में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। बाद में एसिटिल को ए जो है वो आगे की जो रिएक्शंस है उनमें यूज होता है, जिससे क्या होता है आपकी एटीपी जो है आखिरकार, और जो इसके आगे 2 रिएक्शन है उसमें क्या होता है आपकी जो लास्ट की यूनिट होती है एनर्जी करेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो फॉर्म होती है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या होता है आपको जो एनर्जी है वो मिलती है। ठीक है, तो ये जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो रहता है, कार्बोहाइड्रेट आप कोई भी चीज खाते हैं तो उससे मिलता है। देन कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फिर बाद में क्या होता है सेल जो है वो यूज करता है, और 2 मेथड से, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन से, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। एंड देन ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो रहता है उसको ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन यही पायरुविक एसिड बाद में क्या होता है एसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। देन एसिटिल को ए जो रहता है वो बाकी की आगे वाली जो रिएक्शंस होती है रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, उसमें यूज होता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।